नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। चीन ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच बीते शुक्रवार को हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीनी सैनिक सीमा पार करके भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारतीय जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसके बाद दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ, जिसमें चीन के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। और इस झड़प के बाद एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। आज चाइना की इसी हरकत पर हम चर्चा करेंगे। डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे परिचय भी करा देता हूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। कर्नल एसएस पठानिया साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। और जीएम मीर जी हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। इनके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान रतन लाल गुप्ता जी हैं, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जेकेएनसी के, जम्मू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जिस तरह से चीन और भारतीय जवानों के बीच में तवांग में झड़प हुई है, एक बार फिर कहीं ना कहीं चाइना के जो नापाक मंसूबे थे उस पर हमारे जवानों ने पानी फेर दिया है। देखिए, ये 1962 की इंडिया चाइना वॉर के बाद में जी चाइना बॉर्डर के ऊपर में हमारे स्कर्मिशेस जो घटनाएं चलती ही रही हैं जी, और ये उसी कड़ी का ही एक हिस्सा है, जिसके बीच में 9 दिसंबर को चाइना के तकरीबन 300 उसके सोल्जर्स हमारे इलाके में घुस गए, तवांग के सेक्टर यांगसे एरिया के बीच में जी। और उन्होंने जो एक हमारी डोमिनेटिंग एरिया था वहां पर आके ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, जिसके बीच में कि दोनों की झड़प हुई। हमारे लोगों ने उनको रोका और जब नहीं रुके तो मुक्का धुकी हुई और मैं ये कहूंगा बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और उनको वापस उनके इलाके में खदेड़ दिया। हालांकि हमारे थोड़े से जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमने डबल से ज्यादा उनके जवान जो जख्मी किए हैं और वो वापस चले गए हैं। ये जो चाइना की हरकत है, ये कोई नई हरकत नहीं है। आपने देखा होगा कि 1962 वॉर के बाद में थोड़ी देर के लिए वहां पर शांति रही, लेकिन 1967 में नाथुला जो सिक्किम सेक्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पर भी हमारी और चाइना की झड़प हुई थी, जो हमारे जख्मी हुए और उसके बाद में हमने उनपे बहुत बड़ा उनके ऊपर में घात किया था। उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर और 10 साल तक शांति रही, क्योंकि हमने उनको खदेड़ दिया था, अच्छी तरह का मारा था। फिर 1986-87 में, जैसे कि आप जानते हैं, सुमद्रोंगचू वैली के बीच में वहां पर बड़ी तादाद में, वो 200-300 नहीं बल्कि उनकी ब्रिगेड साइज की फोर्स उस इलाके में घुसने की कोशिश कर रही थी। वहां पर भी डट के मुकाबला किया और उनको बाहर निकाल दिया। और फिर अगेन थोड़े से 10-15 साल शांति रही और छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन 2017 में जैसा कि आप जानते हैं डोकलम हुआ, जहां का कि चाइना चुंबी वैली के पास में रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, हमारी मुस्तैदी रही और चाइना को झुकना पड़ा। तो वहां से जबकि आपने देखा होगा अरुणाचल के तरफ में जब उन्होंने मार खाई हर जगह में, हर इंसिडेंट में, तो उन्होंने अपना फोकस जो है ग्रेविटी का शिफ्ट कर दिया कि लद्दाख सेक्टर के बीच में। और तब आपने देखा कि 2020 में जो गलवान हुआ था, जिसके बीच में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन मैं कहता हूं कि उससे 3 गुना ज्यादा उनको मारा और उसके कारण चाइना को एक फिर से अपने ऊपर में मंथन करने की जरूरत पड़ी और उन्होंने फिर उस डर से उन्होंने वापस फिर ये अरुणाचल की तरफ में आ गए। पिछले साल 2021 में अरुणाचल में हुआ और ये लेटेस्ट वाला जो 9 दिसंबर का है। तो मैं ये कहूंगा
कि ये जो चाइना है एक विस्तारवादी देश है, इसकी आदत पहले से ही रही है। 14 कंट्रियों के साथ में इसका बॉर्डर है, जिसमें से कि 12 कंट्रियों के साथ में इसका बॉर्डर का झगड़ा ही है, वो सुलझाया भी नहीं है उसने और सुलझाना भी नहीं चाहता। नहीं, असल में आपने सर राकेश शर्मा जी सर बड़ी अच्छी बात कही कि इसकी आदत खराब है और इसकी आदत सुधारनी होगी। और हिंदुस्तान से भारत से बार बार जिस तरह से इसकी झड़प होती है और हर बार चाइना को मुंह की खानी पड़ती है। मैं कर्नल एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। एसएस पठानिया जी, जिस तरह से बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है चीन और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे जवानों के साथ उसे मुंह की खानी पड़ती है, इससे यह तो सर बिल्कुल एक तरह से जाहिर होता है कि चाइना एक डरपोक मुल्क है। देखिए अबू जी, उसको हम डरपोक मुल्क बोले या विश्वासघाती बोले या चालाक लोमड़ी बोले जी, लेकिन जो भी हो, हर बार उसने जो कोशिश की है और जो हर बार नाकाम की गई है, तो उससे चाइना की कमजोरी तो साबित होती है। बिल्कुल। और ये भी साबित होता है कि भारत जो है एक बहुत ही सक्षम देश है, आने वाले कल की सुपर पावर है। बिल्कुल। तो चाइना आता है, गीदड़ बबकियां देता है, मुंह की खाता है और वापस चला जाता है। सवाल ये है कि हम कब तक रिएक्टिव रहेंगे। बिल्कुल। अभी अगर आप इसको स्टडी करें तो अब देखिए, गलवान से लेके अरुणाचल, ये 2 एरिया हैं जहां पे वो बार बार ये कोशिश करता है। पिछले बार भी यंगसे में की थी। गलवान में अभी भी आपने सुना होगा कि उन्होंने 200 शेल्टर बना लिए हैं डेप्सांग प्लेन के अंदर। उसी तरीके से अरुणाचल के अंदर भी वो क्लेम करते हैं कि सारा अरुणाचल, वो तो पूरी दुनिया को क्लेम करते हैं, पूरे सी को क्लेम करना चाहते हैं दुनिया की, लेकिन वो उनके क्लेम करने से कुछ नहीं होता। सही। सवाल यह है कि क्या हम हर बार उनको रिएक्ट करेंगे या हमने उनकी कहीं वल्नरेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। अगर आप इसको नोट करें, देखिए जैसे अभी जनरल साहब बोल रहे थे, नाथुला के अंदर, सिक्किम और हिमाचल के अंदर मेरे को लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी होगी। तो हमें रिएक्टिव होने की जगह हम अपना एक एरिया चूज करते हैं, एक टाइमिंग चूज करते हैं और उनके अंदर घुसते हैं, घुस के अंदर मारते हैं। आई एम श्योर हमारी जो थिंक टैंक है वो इस बारे में सोच रहे होंगे और शायद जल्दी ही, क्योंकि हर बार ये करता रहेगा, हम उसको खदेड़ते रहेंगे, फिर अगले साल आ जाएगा तवांग में कुछ कोशिश करेगा, फिर वहां कुछ कोशिश करेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करते हैं गलवान वैली की, वहां पे जो फेस ऑफ चल रहा है जिसमें तकरीबन 55,000 दोनों देशों की आमने सामने बैठी हुई है, वहां पे चाइना के पास बिल्कुल स्कोप नहीं है आगे आने का। अभी उसने ये आपने रियलाइज किया होगा कि वहां तो मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, तो क्यों ना कुछ अरुणाचल में कुछ ट्राई किया जाए, बिकॉज वहां पे हमारी बहुत बड़ा एरिया है और ही कैन पेनिट्रेट और इंट्रूड एनीवेयर। तो वो कर रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि शी जिनपिंग जो है वो अपने देशवासियों का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो कोविड से जूझ रहे हैं, वो इंटरनल डिसेंशन से जूझ रहे हैं, वो उइगर वालों की जो मुस्लिम की प्रॉब्लम है उससे जूझ रहे हैं। उनकी कुर्सी जब भी खतरे में जाती है, इकोनॉमिकली उनका भी थोड़ा भट्टा बैठ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्जन क्रिएट करेंगे। और ये उसी स्कीम का एक हिस्सा है कि देश के लोगों का ध्यान जो है उसको भटकाया जाए और कहीं ना कहीं ऐसी खुराफात करती जाए। और जब भी ये चीज होता है इंडिया जैसे सक्षम देश के सामने, तो ये एक हाईलाइट बन जाती है। बिल्कुल, यानी हर बार हरकत तो करता है और कोशिश करता है चाइना, लेकिन भारत के जवानों के सामने उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है। और इस बार भी तवांग में, जहां पर जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी बता रहे थे और एसएस पठानिया जी बता रहे थे कि इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। दोगुने से ज्यादा चीन के जवान थे, चीन के फौजी थे, लेकिन 300 हिंदुस्तानी जवानों ने उन्हें एक तरह से खदेड़ दिया, उन्हें एक तरह से फिर से धक्का दे दिया। तो डोकलाम के बाद अब तवांग में भी चाइना के जवानों को एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है। मैं रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। रतनलाल गुप्ता जी, हमने देखा है कि जब जब पड़ोसी मुल्कों, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे चाइना की बात करें, इनके साथ जब कोई टसल होता है उस वक्त अपोजिशन के सुर बदल जाते हैं। अपोजिशन भी चाइना और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान आप देखिए, इससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आप देखिए कि चीन के साथ जब जब टसल होता है तो वो उसके साथ खड़े होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आप बात कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, गलवान वैली पे जब ये झगड़ा हुआ, उस वक्त चाइनीज ट्रूप जो अंदर आए, वहां झगड़ा हुआ और हिंदुस्तान की आर्मी, जो दुनिया की मानी हुई आर्मी है, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया उनको, बावजूद इस बात के कि हमारे 20 जवान जो हैं उनमें कर्नल साहब भी थे
जो शहीद हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात एक है कि उसके बाद हमने जून 2020 के बाद हमने दर्जन से ज्यादा बार उनके साथ बातचीत करते रहे। किस लिए करते रहे? मीटिंग किस लिए करते रहे? क्योंकि बॉर्डर आज भी हमारा कई मील जो है वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, इसलिए हमारी बातचीत चल रही है। डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं लेकिन चाइना मुकर जाता है, नहीं कर रहा है वो। तो हमारा कहना यह है, जब भी हमारे लीडर, आप जो कहते हैं अपोजिशन नहीं तो आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला ऐसे वक्त में आप किसके साथ खड़े होंगे, सवाल ये उठता है। आप चाइना के साथ खड़े होंगे कि हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे? आप खड़े किसके साथ होंगे? उमर अब्दुल्ला इस वक्त हिंदुस्तान को कोस रहे हैं, भारत को कोस रहे हैं। नहीं, आप बात नहीं पूरी सुन रहे हैं ना, बात नहीं सुन रहे हैं। जब हम बात चाइना के ट्रूप्स के कमांडर्स लेवल पे हमारी बातचीत चल रही है, 12, 13, 14 बार हमारी बातचीत हुई है, बातचीत से ही है ना। हमारे लीडर हमेशा मुल्क के साथ खड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप इसको इंटरप्रेट गलत करते हैं। अपोजिशन का एक रोल होता है और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमेशा अपोजिशन को वो कभी उस पर भरोसा नहीं करती। तो मुश्किल वक्त में तो अपोजिशन को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। चीन की जो नापाक हरकत है, उस हरकत के खिलाफ अपोजिशन को मुल्क के साथ खड़े होना चाहिए, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हम हमेशा अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा रखते हैं, अपने मुल्क पे पूरा भरोसा रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं साहब कि अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। अब होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए। ठीक है, जीएम मीर साहब, रतन लाल गुप्ता जी बात कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। हमने देखा कि एक तरफ बॉर्डर पर हमारे जवान अपनी जानें दे रहे हैं, बॉर्डर पर हमारे जवान लगातार डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अपोजिशन सरकार पर सवाल उठा रहा है। हाँ बिल्कुल, जब जीएम मीर जी, तो मुल्क को एकजुट होना चाहिए, एक मुठ होना चाहिए। ये तभी जब आप जीएम मीर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? Will you please keep mum, then I will speak something. जी ठीक है, रतन लाल जी अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैंने कहा वो तो पहले चुप कीजिए, उसको चुप कराइए, कंटिन्यू कीजिए जी। Now listen sir, बात ऐसी है जी कि ये मुल्क की दिफा का सवाल है, मुल्क की सालियत का, सॉवरेंटी का क्वेश्चन है। अपोजिशन को इसमें किस लिए साथ लेना है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि ये जब देश का मामला है तो देश का हर कोई नागरिक, हर कोई सिटीजन, चाहे किसी भी सियासी आइडियोलॉजी का हो, उसको तो ओब्वियसली देश के साथ चलना ही पड़ेगा। अब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ये अपने पैंतरे बदलते हैं, वक्त पे बदलते हैं, ये इनकी आदत है, इनको ऐसा ही करना है। तो इनके ये कहने से कि बात करनी चाहिए थी, किस चीज की बात करनी चाहिए थी? चाइना एक बदमाश मुल्क है, बदमाश कंट्री है। 1962 से ये सिंस लास्ट फ्यू डिकेड्स इट इज ग्रोइंग अप। कुछ डिकेड्स हो गए जब से ये मसला चल रहा है। 62 में तो इन्होंने ओपन वार खेली हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद 80s में हमारा उनके साथ ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी उनके साथ हो गए, और इकोनॉमिक रिलेशंस भी उनके साथ हो गए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए, लेकिन चाइना अपनी जिद पे कायम है, ये हम देख रहे हैं। उन्होंने डोकलान हो या गलवान हो या आज का ये है जो 9 दिसंबर को इन्होंने कोई एपिसोड किया है, हर जगह हर वक्त उनको मुंह की खानी पड़ी। हमारी बहादुर फौज ने ठीक तरीके से उनको समझाया, उनके साथ बाज़ाब्ता तौर उन्होंने उनको बताया कि हम कोई चूड़ियां पहनने वाले लोग नहीं हैं, हम भारत के दिलेर सिपाही हैं, वो अपनी देश की रक्षा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। आज भी वही हुआ, 9 दिसंबर को यह हुआ, दूसरे दिन फ्लैग ऑपरेटिव हो गई, चले गए वापस अपनी अपनी जगहों पे। आज पार्लियामेंट में श्री राजनाथ सिंह ने भी यह बयान दिया कि वहां कोई हमारी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मेजर कोई इंजरी नहीं हुई है किसी जवान की। हाँ, कोई माइनर इंजरीज दोनों तरफ की हो गई है। नहीं बिल्कुल, ये भारत के लिए ये अच्छी खबर है कि किसी जवान छोटे मोटे जख्म जरूर जवानों को आए होंगे, लेकिन कोई वहां पर डेथ नहीं हुई है या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये अच्छी खबर है। लेकिन इस एरिया के बारे में भी हम जानेंगे, और जब जब इस तरह का मसला उठता है, इस पर आखिर अपोजिशन सवाल क्यों उठाता है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।
तो एक बार फिर चाइना और भारत आमने सामने हैं और एक बार फिर चाइना के जवानों को और चाइना को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि भारत के जवानों ने एक बार फिर अपना जोश दिखाया है, अपना दम दिखाया और एक बार फिर से भारत के चाइना के जवानों को मुंह की खानी पड़ी है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए जो टसल है, इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सर, पहले जो आपसे बातचीत हुई आपने कहा था कि चाइना की दरअसल आदत खराब है। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि बार बार इसे मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन बार बार ये हरकतें करता है, नापाक हरकतें बार बार करता है? कहीं इसके पीछे सर ये तो नहीं कि अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है? चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रीजन में उसका एक दबदबा है। हाँ, ठीक कहा आपने कि जैसे कि चाइना का जो विस्तारवाद मानसिकता है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, वो उसी पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्विन डायनेस्टी, फिर द हैन डायनेस्टी के बीच में उसने नॉर्दर्न वियतनाम को, नॉर्थ ऑफ कोरिया को, सभी को उसने कैप्चर, सारे फर्टाइल एरियाज को कैप्चर कर लिया था। वो मानसिकता उसकी अभी भी साथ में चल रही है। और मैंने जैसे कहा कि 14 कंट्री के साथ में बॉर्डर है, 12 के साथ में उसका बॉर्डर का डिस्प्यूट है। तो वो उस डिस्प्यूट को सुलझाना भी नहीं चाहता कितने सालों से, और वो इसलिए नहीं सुलझाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो एक ऐसी इतनी बड़ी पावर, आप तो मानेंगे कि वो सुपर पावर बनने की कगार के ऊपर में है। वो इसीलिए नहीं सुलझाता है कि जब वो सुपर पावर बन जाएगा तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर में ये इस चीज आग को जलते रहने देगा, तब उस टाइम पे वो डिक्टेट करेगा टर्म्स और वो करेगा। तो मैं कहता हूं कि जो भारत के साथ में भी उसका यही रवैया रहा है। वो सिर्फ वो, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हमें टेस्ट कर रहा है, वो उसका काम है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप द टैक्टिकल्स फायर बर्निंग, कि आग को यहां सुलगाए रखो, उनको बताओ कि ये हम क्लेम करते हैं। लेकिन इस वक्त जैसे कर्नल पठानिया साहब ने भी कहा कि उसकी अंदरूनी जो हालात है वो इस प्रकार से नहीं है कि वो कोई मेजर कुछ कर सकता है। उसका जो इस वक्त पहले कोविड के कारण जब ध्यान को बढ़ना था तो गलवान हुआ, और अभी जब इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है तो उसने ये तवांग किया है। और मैं कहूंगा शी जिनपिंग डगमगाए हुए हैं, और जब ये हालत है तो उसका सब बिल्कुल माइंड डाइवर्ट करने के लिए चीन बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो उसे बिल्कुल उसे अपने मुल्क पे दरअसल जो परेशानियां हैं, जो नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, उनसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है। मैं एसएस पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। एसएस पठानिया जी, अब कम से कम चीन को भी इस बात का एक तरह से जाहिर है कि वो समझ रहा होगा कि अब आज का जो भारत है वो 60 वाला या 90s वाला जो भारत था वो नहीं है। इस चीज का तो अब एक तरह से चाइना को भी इल्म होगा। देखिए, चाइना को पूरी तरह इल्म है इसका कि भारत जो है वो 62 वाला भारत नहीं रहा है, बहुत आगे जा चुका है। और दूसरा, अगर हम बात करें दोनों अगर आर्मी के अंदर कंपैरिजन की, तो ये सही है कि उनकी जो न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी है मिलिट्री या एयरफोर्स या नेवी के अंदर है, और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो अमेरिका से आगे बढ़े, बट उनकी जो थिंकिंग है थोड़ी सी प्रीमेच्योर है। नहीं, जमीन पर आप देखिए इनके अंदर जो जोश होना चाहिए वो जोश नहीं है, जो भारत के जवानों में जोश है। जो बात यार राकेश जी कह रहे थे और आपने भी पहले कही कि दुगने से ज्यादा जी, कि भारतीय फौज के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इनकी फौज जब ये वियतनाम में गई थी, और आपको पता है वियतनाम कितनी छोटी सी कंट्री है, वहां से इनको मुंह की खा के आना पड़ा था। बिल्कुल। नाथुला में इनके साथ जो ट्रीटमेंट हुई थी वो भी इनकी बहुत बड़ी हार थी। और ये सारी चीजें देखने के बाद जो गलवान में इंसिडेंट हुई थी, उनको भी ये पता है कि हमारी आर्मी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर के लिए सक्षम नहीं है। और दूसरा ये है कि दोनों देश जो है अभी न्यूक्लियर है, तो चाइना को अपनी लिमिटेशन का पता है। लेकिन वो, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो दादागिरी करता रहेगा कि जब तक हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके खिलाफ पूरी दुनिया को इकट्ठा नहीं करते हैं, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है मलाइका स्टेट के अंदर, जहां उसका 90% सामान इंपोर्ट होके आता है, और हमारा जो दबदबा है इंडियन ओशन के अंदर, और ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ऐसे देश को ये सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनेगा आने वाले समय में। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि इंटरनेशनल। मैं राकेश शर्मा जी आ रहा हूं जी।
नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सिर्फ रीजन के लिए और खित्ते के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मैं राकेश शर्मा जी आऊंगा जल्दी से, मैं रतनलाल गुप्ता जी को और जीएम मीर साहब को जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं राकेश शर्मा जी आ रहा हूं। रतनलाल गुप्ता जी, जब मुल्क में इस तरह के हालात हो और जब पड़ोसी मुल्क या कोई दूसरा कंट्री हमें आंख दिखा रहा हो, तो अपोजिशन को बगैर किसी चीज के साथ में सरकार के खड़ा होना चाहिए। वहां पर आपकी शर्तें नहीं होनी चाहिए, वहां पर आपकी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम जो समझते हैं कि अपोजिशन कभी नहीं ऐसी बात सोचती। आपने देखा है 96 नहीं, आप पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं, अपोजिशन पार्लियामेंट में खड़ा होकर उस पर बहस करता है। और हमें अपनी आर्मी पे भरोसा है, उस पर हम फख्र है। ये आप बार बार कहते हैं कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर बनना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका से आगे निकले। मोर देन 50 कंट्रीज उसने अफ्रीका की जो छोटी छोटी कंट्री है उन पे वो दबाव बनाए हुए है। कभी ताइवान पे वो हाथ उठाता है, कभी दूसरे छोटी छोटी कंट्रीज पे है, और इसीलिए ये हिंदुस्तान के साथ भी करता रहता है। लेकिन हमारी आर्मी जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इसी वजह से वो डरता है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में सिर्फ वो ऐसी छोटी मोटी बातें करता है, इंटर होने की कोशिश करता है या हमारे जवानों को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन डरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद है कि अपोजिशन को कम से कम गवर्नमेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अपोजिशन को किस तरह का कॉन्फिडेंस, किस तरह का कॉन्फिडेंस? यही बात, कोई भी मतलब अब दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा है और अपोजिशन हम ही से सवाल कर रहा है। मैं जीएम मीर जी आपके पास आना चाहूंगा। बार बार जो अपोजिशन कॉन्फिडेंस की बात करता है, क्या चीजें समझ में नहीं आती है। चाइना हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, बार बार हमारे पीठ पर एक तरह से वार करता है और अपोजिशन हम ही से सवाल करता है। नहीं, अपोजिशन आपसे क्यों सवाल करेगा? अपोजिशन इतना वो नहीं है। नहीं, आप सरकार से सवाल करते हैं ना, आपको तो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी बात थोड़ी है। अपोजिशन को क्या वो इतना मीर साहब जवाब दे रहे हैं जी, जी मीर जी। डेमोक्रेसी जितना गवर्नमेंट का होता है इतना ही अपोजिशन का होता है, रोल होता है जी। गुप्ता जी सुन लीजिए, रतनलाल गुप्ता जी, सर सुन लीजिए। अपोजिशन को निकाल के समझेंगे कि गवर्नमेंट, ऐसा बात नहीं होती है। डेमोक्रेसी में जितना रोल गवर्नमेंट का होता है उससे ज्यादा रोल मैं समझता हूँ अपोजिशन का होता है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ जवाब दे रहे हैं। They are only crying. They have to cry. This is their. They have to only cry. They have to only cry for nothing. असल बात यह है, देखिए, एक मकान को आग लग गई है और मकान का जो मालिक है ये पहले अपने बच्चों को, उनको बताए, घर के फर्द को बताए कि इस मकान को बचाना है। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पहले हमसायों को बताएगा? वो हद है, ये सीधी सी बात है। घर में आग लग गई है तो घर के सारे बंदे, सारे फर्द एक एक करके उसको बुझाने की कोशिश करेंगे। ये उल्टा सियासत करते हैं। देखिए, बेसिकली दे हैव लॉस्ट देयर ग्राउंड, बेसिकली दे हैव लॉस्ट देयर ग्राउंड। अब उनके पास कुछ नहीं है। आज राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दे दिया और ये वॉकआउट कर गए, सारे अपोजिशन वाले सारे वॉकआउट कर गए। फॉर व्हाट? व्हाट हैज हैपेंड? आई डोंट नो। चलिए, नहीं, बिल्कुल जब इस तरह का मौका हो तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास देखिए समय बहुत कम बचा है। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश शर्मा जी का ऑडियो दे दीजिए बस। राकेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, देखिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है बॉर्डर के ऊपर में, ये परसेप्शन ऑफ एलएसी के डिफरेंस में है। चाइना जो एक विस्तारवादी है वो हमेशा आगे की तरफ देखता है, आगे आता है बढ़ के, जो उसके इलाके नहीं भी हैं, और मार खाता है और चले जाता है। वो बात ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडियन आर्मी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है रिगार्डिंग हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर फाइटिंग कैपेबिलिटी में। हम लोग सब इसमें महारत पा चुके हुए हैं और हम सस्टेन्ड फाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो आपने देखा होगा तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के बीच में चाइना के पहले बीडी रेजिमेंट्स लगती थी, उनकी रेगुलर आर्मी ज्यादा पर नहीं बनाती थी, और उनके जो लोग ज्यादा लोग लाए हैं वो उनके नए कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं। वो लोग रोते वीडियो उनके आए हैं, तो वो लोग तो हमारे लोगों से डरते हैं। तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा लोग लाए थे। और मैं नहीं, बिल्कुल देखिए
उस पूरे मंजर को तो हम नहीं समझ सकते हैं। 17,000 की ऊंचाई पर हमारे जवान वहां पर किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन रहती होगी। अपने जवानों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन मुल्क के सामने जब इस तरह का मसला होना चाहिए, जब दूसरा मुल्क अगर हमें आग दिखा रहा है, तो उस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस वक्त अपोजिशन, सरकार, सभी को मिलकर मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश होनी चाहिए और मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, जिस तरह से बॉर्डर पर हमारे जवान डटे हैं और बॉर्डर पर हमारे जवान जवाब दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, कर्नल एसएस पठानिया जी, जीएम मीर साहब और रतन लाल गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।